सहन में हल्की सी हंसी गूंज रही थी। कजिन्स एक दूसरे को छेड़ने में मसरूफ थे और विमल उन सब का मजाक का निशाना बनी हुई थी। अनाया ने शरारत भरी नजरों से विमल को देखा और बोली, विमल तुम इतना डरती क्यों हो शहीद भाई से? विमल ने फौरन नाक चढ़ाते हुए जवाब दिया, मैं क्यों डरूं भला, वो भी कोई डरने वाली चीज है भला? राबिया हंसी दबा न सकी और जल्दी से बोली, हाँ हाँ, डरने वाली चीज नहीं, मगर बोला मत विमल, वो सिर्फ हमारे भाई नहीं बल्कि तुम्हारे शौहर भी हैं। ये सुनते ही विमल ने मुंह बसोरा और तेज लहजे में बोली, चुप करो तुम लोग, हर वक्त मेरा मजाक बनाते रहते हो। अनाया ने बात मजीद बढ़ाई, अरे तो मजाक ही तो कर रहे हैं, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? वैसे भी जब शहीद भाई वापस आएंगे ना तो तुम दूर से ही कोने में छुप जाओगी। विमल ने गुस्से से पैर पटका और बोली, अगर तुम लोगों ने और तंग किया ना तो मैं अभी जाकर चाची को सब बता दूंगी। सब कजन्स एक दूसरे को खिलखिलाकर हंस पड़े और विमल मुंह बिसोरते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर दादी और चाची आराम से बैठी बातें कर रही थी कि विमल भागती हुई आई और उनके पास जमीन पर बैठ गई। दादी देखे ना, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कहती हैं कि मेरा निकाह हो गया है तो अब मैं बची नहीं रही। विमल ने रुहासी अंदाज में शिकवा किया। चाची ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रखा, अरे पगली, मजाक कर रहे थे वो, लेकिन ये बात भी सच है कि अब तुम छोटी नहीं रही। विमल ने घबरा कर कहा, मगर मेरी रुखसती तो अभी 2 साल बाद है ना, तो फिर अभी से इतनी बातें क्यों? दादी ने नरमी से उसका हाथ थामा और बोली, बेटी, निकाह के बाद लड़की सिर्फ हंसी मजाक की नहीं रहती, वो जिम्मेदारी की तरफ बढ़ जाती है। रुखसती बाद में है, लेकिन तुम्हारा निकाह तो हो चुका है ना? विमल ने नजरें झुका ली, पल्लू मरोड़ते हुए आस्था से बोली, तो क्या अब मैं हंस नहीं सकती, शरारत नहीं कर सकती? चाची ने प्यार भरे लहजे में कहा, क्यों नहीं, हंसो, खेल कूद भी करो, ये सब तुम्हें सिर्फ तंग कर रहे हैं। तुम ध्यान मत दो इन पर। विमल मुंह बसोरते हुए चैन से उठकर आ गई थी, मगर चंद लम्हों बाद जैसे ही मीठे की खुशबू किचन से उठी तो वो सब कुछ भूल भाल कर ट्रे से बर्फी उठाकर मजे से ले लेकर खाने लगी। वो एक हाथ में बर्फी थामे और दूसरी हाथ से दुपट्टे को ठीक करते हुए मजे से सोफे पर टिक गई। उसके चेहरे पर अभी अभी कजन्स की शरारत की खुशबू बाकी थी, मगर मीठा खाते ही जैसे सब कुछ हल्का सा कम होने लगा। इसी दौरान राबिया दबे पाँव चलती हुई उसके करीब आई और शरारत से बोली, अरे वाह विमल दीदी, अभी थोड़ी देर पहले तो इतना गुस्सा दिखा रही थी और अब देखो मजे से बर्फी पर टूट पड़ी है। विमल ने चौंक कर पलकें झपकाई और जल्दी से हाथ पीछे करके बर्फी छुपाने की नाकाम कोशिश की। तो क्या हुआ, मीठा खाने में गलती क्या है? राबिया ने मैनिफेस्ट अंदाज में उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोली, गलती नहीं है, बस बात यह है कि पहले तुम कितनी दुबली पतली सी गुड़िया लगती थी और अब देखो 2 साल में कितनी हेल्दी हो गई हो। उसने लक्ष्य हेल्दी प्रकाश जोर दिया। विमल ने फौरन मुंह बनाया और बेजारी से बोली, तुम्हें तो बस हर बात में तंग करने का बहाना चाहिए। राबिया ने मजीद छेड़ते हुए खरगोशी में कहा, अच्छा चलो छोड़ो, लेकिन तुम्हें पता है ना शहीद भाई को मोटी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनते ही विमल के हाथ में पकड़ी बर्फी रुक गई और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो घबराकर जल्दी से बर्फी प्लेट में रखते हुए बोली, क्या ये किसने कहा तुमसे? राबिया कहकहा लगाते हुए सोफे पर उसके बराबर बैठ गई, बस ऐसे ही पता चल गया, फौजी है ना, वो हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं, दुबली पतली स्मार्ट लड़कियां ही अच्छी लगती है उन्हें। विमल ने होंठ भींचते हुए कहा, बस बहुत हो गया, ये सब तुमने खुद से बनाया है। मगर अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, जैसा वाकई उस बात पर यकीन आने लगा हो। राबिया ने और तंग करने के लिए विमल की प्लेट अपनी तरफ खींच ली, चलो अब ये बर्फी मुझे दो, कहीं ये तुम्हारी सेहत पर और ज्यादा असर न डाल दे। विमल ने फौरन प्लेट वापस खींची और गुस्से से बोली, मेरी प्लेट को हाथ मत लगाना, और वैसे भी तुम्हें किसने कहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विमल मुंह बनाती हुई प्लेट एक तरफ रखकर तेजी से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को ऊपर से नीचे तक कूदना शुरू कर दिया। दुपट्टे को कंधे से हटाते हुए वो अपनी कलाई को नापने लगी, मगर कमीज के पल्लू को खींचकर अपनी कमर पर रखा और आह भरी, क्या मैं वाकई मोटी हो गई हूँ? आईने में अपने अक्स को देखते हुए उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें वाज़ेह हो गईं। वो बड़बड़ाते हुए बोली, राबिया तुम झूठ नहीं बोल सकती, वो मेरी बहन है, अगर उसने कहा है तो जरूर सच होगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखों में नमी सी उतरने लगी। बेड के किनारे पर जाकर वो बैठ गई, दोनों हाथों से अपना मुंह थाम कर आहिस्ता से बोली,
अगर शहीर को मोटी लड़कियां पसंद नहीं है तो वो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। अगर उनको मैं अच्छी ही ना लगी तो उसके दिल में अजीब सी घबराहट उतरने लगी, जैसे कोई बोझ उसके सीने पर आ बैठा हो। वो बेड पर लेट गई और तकिए को जोर से गले से लगा लिया। फिर आहिस्ता से सरगोशी में जैसे ही खुद को तसल्ली दी, नहीं मैं इनके सामने ही नहीं जाऊंगी, न किचन में, न सहन में, न मेहमान खाने में, कहीं भी नहीं। जब वो आएंगे तो मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। ये कहते ही उसकी पलकों पर आंसू झिलमिलाने लगे और वो खामोशी से बेड के कोने पर सिमट कर बैठ गई। रात का सन्नाटा फैला हुआ था। पूरा हवेली नुमा घर खामोशी ओढ़े था। बस दूर से झींगर की आवाज आ रही थी। बानो बेगम अपने कमरे में बैठी तस्वीर पढ़ रही थी कि उनका फोन बजा। स्क्रीन पर शहीद का नाम जगमगा रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लसीर की दूसरी तरफ से बेटे की थकी मगर मायूस आवाज सुनाई दी, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बानो बेगम के चेहरे पर खुशी बिखर गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हम सब ठीक हैं, तुम सुनाओ कब वापस आ रहे हो? शहीद ने मुख्तसर सा तवक्कुफ लिया और फिर कहा, अम्मी कल मैं घर आ रहा हूँ, छुट्टी मिली है, बस कल तक इंशाअल्लाह घर आ जाऊंगा। ये सुनते ही बानो बेगम की आंखों में चमक सी आ गई। सच कह रहे हो शहीद? अरे माशा अल्लाह, मेरा बेटा घर आ रहा है। कॉल खत्म होने के बाद वो खुशी से उठी और जल्दी से सहन की तरफ बढ़ी, जहाँ दादी और बाकी खवातीन भी अभी जाग रहे थे। उन्होंने तकरीबन ऐलान के अंदाज में कहा, कल हमारा शहीद आ रहा है, सब तैयारी करो, हवेली की रोशनियों की जगमगाते हैं। ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कजन भी ये सुनकर खुश हो गई, क्योंकि उन्हें तोहफे मिलने वाले थे। शहीद जब भी आता था तोहफे लाता सबके लिए। दादी ने शुक्राने के कलमात अदा किए। सब हंसी खुशी में मसरूफ हो गए और सुबह के इस्तकबाल के प्लानिंग करने लगे। मगर इस सब के बीच जीमल के दिल पर जैसे बोझ सा आ पड़ा। वो अपने कमरे के दरवाजे से सब कुछ सुन रही थी। लबों को सख्ती से भेजते हुए उसने दिल ही दिल में याद किया, नहीं मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। सब खुश हैं कि वो आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी उनके सामने। अगर उन्होंने मुझे देखकर नापसंद कर दिया तो नहीं, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी आंखों में नमी फिर भर आई और वो बेड के कोने पर बैठकर साकित सी होगी, जैसे अंदर ही अंदर डर और कशमकश ने उसे जकड़ लिया हो। अगले दिन दोपहर के वक्त हवेली के बड़े दरवाजे पर गाड़ी रुकी तो सबके चेहरे खुशी से दमक उठे। शहीद जैसे ही यूनिफॉर्म में बाहर निकला तो पूरा शहर खुशी के नारों से गूंज उठा। बानो बेगम आगे बढ़कर बेटे को दुआएं देती रही और दादी ने उसे गले लगाकर माथे को चूमा। इससे मिलते ही कोई शरारत उसके बैग को खींचता तो कोई हंसी मजाक में उसके जूतों की तारीफ करता। शहीद सबको मुस्कुराते हुए जवाब देता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा वाली संजीदगी की परछाइयां भी मौजूद थी। कुछ ही देर में उसके लाए हुए बैग स्कूल गए और सब कजन्स तोहफे देखने के लिए शोर मचाने लगे। किसी को नई घड़ी मिली तो किसी को पर्स। जीमल कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही, बानो आंटी ने अचानक कहा। जब शहीद भी सोच में पड़ गया, उसने फौरन जीमल का ख्याल झटक दिया, क्योंकि उसे लगा था अभी वो बच्ची हील होगी। पूरा माहौल खुशी और कहकहों से गूंज रहा था, मगर उन सब के बीच जीमल का कमरा बंद था। वो खिड़की के पर्दे की ओर से नीचे शहर में होने वाला हंगामा देख रही थी। दिल की धड़कन तेज थी, मगर कदम जैसे बांध दिए गए हों। न वो नीचे गई, न शहीद ने उसकी कमी महसूस की, न किसी ने उसको बुलाया और न शहीद ने उसके बारे में पूछने की जहमत की। जीमल ने लब काटते हुए आंखें मीच ली। दिल के अंदर मजीद बोझ सा बढ़ गया। उधर सहन में सब शहीद के गिर जमा थे। हंसी मजाक और तारीफ की रौनक ने माहौल को मेला बना दिया था। शहीद कुछ देर सबके साथ गुजारने के बाद सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया ताकि आराम कर सके। नीचे अब भी कजन तोपों में मसरूफ थे, मगर जीमल के कमरे में खामोशी थी। थोड़ी देर बाद राबिया आहिस्ता से उसके कमरे में दाखिल हुई और बेड के किनारे पर बैठकर बोली, जीमल तुमने खाना क्यों नहीं खाया और तुम नीचे भी नहीं आई, सब पूछ रहे थे। जीमल ने तकिए को जोर से गले से लगाया और नजरें दूसरी तरफ कर ली। मुझे भूख नहीं है, राबिया ने हैरत से कहा। भूख नहीं थी या फिर तुमने जानबूझकर नीचे आना ही पसंद नहीं किया? जीमल ने हल्की सी आह भरी और कदरे बेजारी से बोली, मैं बस ऐसे ही नीचे नहीं आई, मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मूड नहीं था। राबिया ने उसे गौर से देखा, जैसे ही उसकी कैफियत समझने की कोशिश कर रही हो, मगर जीमल ने नजरें झुका ली ताकि अपनी उलझनें छुपा सके। शाम ढल चुकी थी। शहर में सब फिर एक साथ बैठे बातों में मसरूफ थे, लेकिन जीमल अब भी अपने कमरे में बंद थी। इतने में अनाया हाथ में ट्रे थामे अंदर आई, जिस पर गरम गरम खाने की खुशबू फैली हुई थी। वो बेड के पास आकर बोली, जीमल ये लो,
तुम ने दोपहर से कुछ नहीं खाया, भूख नहीं लग रही है क्या? रीमा ने मुंह बसोरते हुए कहा। नफी ने सर हिला दिया और धीमी आवाज में बोली, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे अब दुबला होना है। अनाया ने हैरत से आंखें फैलाकर कहा, और खुदा की बंदी, भूखा रहने से कोई पतला नहीं होता, पागल हो गई हो क्या? उसने ट्रे मेज पर रखते हुए नरमी से कहा, डाइट का ख्याल रखना अलग बात है, मगर यूं खाना छोड़ देना नुकसानदेह, और वैसे भी तुम इतनी भी मोटी नहीं हो, बिल्कुल ठीक लगती हो। रीमा ने बेयकीनी से आंखें झपकी, जैसे उसके दिल को जरा सा सुकून मिला हो, मगर फिर भी वो जिद्दी अंदाज में नजरें फेर गई। रीमा ने एक लम्हे को सोचते हुए अनाया की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, अनाया प्लीज, तुम मेरे लिए एक काम करोगी? अनाया ने चौंक कर कहा, हाँ क्यों नहीं, बोलो। रीमा ने हिचकिचाते हुए नजरें झुकाई, मेरे नावल कल गलती से मैंने शहीर के कमरे में रख दिए, अगर छीनने पड़े हैं तो बहुत डांट पड़ेगी। राबिया बार बार मेरे नावल से गायब कर देती है, इसलिए मैंने वहाँ छुपा दिए थे, लेकिन अब मुझे वो चाहिए, तुम प्लीज मेरे लिए ला दो। अनाया ने हंसते हुए कहा, अरे बस इतनी सी बात, ठीक है अभी ले आती हूँ। फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया तो बोली, बस 1 मिनट, पहले मैं किचन से अम्मी का दिया हुआ काम निपटा लूँ, फिर सीधी शहीद भाई के कमरे से तुम्हारे नावल ले आऊंगी। ये कहकर वो ट्रे उठाती हुई किचन की तरफ बढ़ती, जबकि जीमल बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखती रही, दिल ही दिल में दुआ करती रही कि शहीर कहीं कमरे में ना हो और उसने वो नावल ना पढ़े हो। शहीर नहाने के बाद वॉशरूम से बाहर निकला तो बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। उसने तौलिए से बाल कुछ करते हुए कमरे में नजरें दौड़ाई तो अलमारी के ऊपर एक छोटी सी ढेर बनी किताबें दिखाई दी। वो रुका, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा और एक किताब उठा ली। कवर पर छुपी रोमांचक कहानी का उन्वान देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और कुछ लम्हे यूं ही किताब की ओर पलटता रहा, जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया हो। फिर व्यक्तियार हंसा और सर हिलाकर किताब वापस रख दी। उसके बाद पुरसुकून अंदाज में बेड की तरफ बढ़ा, थकन से जैसे ही जिस्म बोझल हो गया हो। वो तकिए से टेक लगाकर लेट गया और आंखें मूंद ली, लेकिन चेहरे पर वही मदम सी मुस्कुराहट अभी बाकी थी। जीमल बेचैनी से बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही। उसे उम्मीद थी कि अनाया अब आएगी और नावल उसके हाथ में होंगे, मगर वक्त गुजरता जा रहा था और अनाया को कोई पता न था। दिल ही दिल में वो झुंझला उठी, ये भी शायद मेरा काम भूल गई है। उसने खुद से बुड़बुड़ाते हुए तकिए को जोर से पीछे फेंका। कमरे में टहलते हुए उसके कदम रुके, नजरें खिड़की की तरफ जा ठहरी। बाहर रात की स्याही फैलने लगी थी और हवेली के आंगन में हंसी मजाक की आवाजें मदम पड़ती जा रही थी। विमल ने गहरी सांस लेते हुए फैसला किया, अब रात होने दो, सब अपने कमरों में सो जाएंगे और वो जनाब शहीर भी जब सो जाएंगे तो मैं खुद ही जाकर अपने नावल ले आऊंगी। ये सोचकर वो बेड पर बैठ गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती, जिमल के लिए इंतजार के लम्हे और भी भारी होते जाते। आखिरकार इंतजार के बाद रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के सब चिराग मदम पड़ गए थे और शहर में भी खामोशी छा गई थी। घड़ी की सुइयां 11 पर आ रुकी तो जिमल ने आहिस्तगी से बेड का किनारा छोड़ा। दिल जोर से धड़क रहा था, मगर कदम दबे दबे फर्श पर पड़ने लगे। उसने हल्के ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था और दुपट्टा सख्ती से लपेटे, जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। कमरे का दरवाजा खोलकर उसने आहिस्ती से बाहर कदम रखा। पूरे लॉन में गहरी खामोशी थी, सिर्फ हवा की मदम सरसराहट सुनाई देती थी। जिमल पे दबे कदमों चलती हुई शहीर के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। लम्हा भर के लिए वो रुकी, सांस गहरी हुई और दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। फिर उसने आहिस्ती से दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। हिम्मत दबे दबे कदमों से अलमारी की तरफ बढ़ रही थी। उसकी नजरें मुसलसल दरवाजे और बेड के बीच गर्दिश कर रही थी कि कहीं शहीद जाग न जाए। लेकिन जैसे ही वो अलमारी के करीब पहुंची, अचानक एक मजबूत ग्रिप ने उसके बालों को जकड़ लिया और अगले लम्हे वो जोर से पलटा गई और सीधा बेड पर जा गिरी। एक लम्हे को उसकी आवाज हलकली से दब गई, दिल की धड़कन कान फाड़ देने लगी। शहीद जो अचानक जाग गया था, अंधेरे में उसे कोई मर्द समझकर सख्ती से उसके कॉलर को पकड़ने लगा। उसके कस में उसका हाथ जिमल के सीने से टकराया तो वो लम्हे भर को ठिठक गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि ये कोई मर्द नहीं बल्कि एक लड़की है। वो झटके से पीछे हटा, फौरन खड़ा हो गया, चेहरे पर हैरत और उसी की मिली जुली कैफियत थी। अगले ही लम्हे उसने जल्दी से बटन दबाया और कमरे की रोशनी जल उठी। शहीर की आंखें रोशनी के साथ लम्हे भर को फैल गईं। सामने खड़ी लड़की को देखकर वो चंद सेकंड के लिए खामोश खड़ा रहा। उसके ज़हन में फौरन 2 साल पुरानी जिमल की तस्वीर उभरी, वो दुबली पतली नाजुक सी लड़की, और अब उसके सामने खड़ी खतरे भरे वजूद वाली जिमल थी। वो चंद लम्हे कुछ बोल न सका, बस हैरत से देखता रहा। आखिरकार
उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम जीमल हो? जीमल के अंदर जैसे ही हिम्मत टूट गई, आंखों में आंसू भर आए और लब कँपने लगी। वो सिसकते हुए बोली, भाई सॉरी, मैं बस अपने नावल लेने आई थी। मैं अनाया को कहा था वो ले आई, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और रोते हुए नजरें झुका गई। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंस गई, जैसे ही घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही हो। कमरे में लम्हा भर के लिए गहरी खामोशी छा गई। बस जीमल की हिचकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। शहीर के कदम आहिस्ता आहिस्ता जीमल की तरफ बढ़े। उसके चेहरे पर सख्ती और आवाज में गहराई उतर आई थी और उसके बिल्कुल करीब आकर रुका और भारी लहजे में बोला, अच्छा तो ये है तुम्हारा शौक, ये गंदे नावल पढ़ती हो तुम? जरा भी शर्म नहीं आती इतना रोमांस पढ़ते हुए? सीमा ने जल्दी से आंखों के आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज में बोली, ये तो बस नावल है, कहानियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कजिन भी कतार बनाकर खड़े थे, सब एक एक। शहीद ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा और सर लहजे में कहा, कहानियां? तुम्हें क्या लगता है ये मामूली बात है? चचा को मालूम है या फिर किसी और को घर में कुछ खबर है कि तुम ये सब पढ़ती हो? विमल की सांसें तेज हो गईं, उसने नजरें झुका ली और लब भींच लिए। विमल की आंखों में घबराहट और आंसू एक साथ तैरने लगे। वो जल्दी से रोते हुए बोली, नहीं भाई प्लीज, आप बाबा को मत बताइएगा इन नावल्स के बारे में, प्लीज भैया। शहीर की नजरें यकदम सख्त हो गईं। उसने गुस्से से सर झटकते हुए तल्ख लहजे में कहा, चुप करो विमल, बार बार भाई मत कहो मुझे। भूल गई हो कि निकाह हो चुका है हमारा? तो मेरी बीवी हो और मेरी बीवी होकर मुझे भाई कहती हूँ। इसके अल्फाज खंजर की तरह विमल के दिल पर लगे। वो लरसते हुए पीछे हटी, हिचकियों के साथ सिसकते हुए नजरें झुका ली। दिल में शर्मिंदगी और खौफ का तूफान एक साथ उमड़ आया। शहीद ने तेज कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया, जैसे बाहर जाकर सबको बताने वाला हो। विमल ने घबराकर फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। आंसू से भीगी हुई आवाज में वो लपक कर बोली, नहीं प्लीज, आप बाबा को मत बताइए प्लीज शहीद। वो कपकपाते हुए मजीद बोली, और वैसे आप तो गहरी नींद सो रहे थे, मैंने तो कोई शोर भी नहीं किया था, फिर आप कैसे जाग गए? हद है इसकी। इस बात पर शहीद का कदम रुक गया। वो मुड़कर सख्त नजरों से उसे देखने लगा, जैसे उसके हर लफ्ज का हिसाब मांग रहा हो। शहीद के सख्त तेवर और तेज नजरों के सार में विमल मजीद कांप गई। वो धीमी मगर भारी आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे पता ही नहीं चलेगा? मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ विमल, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ। मामूली सी आहट मुझे महसूस हो जाती है। इसके लहजे भी संजीदगी और रोब ने विमल को गुम सा कर दिया। लम्हा भर के लिए उसके पास कुछ कहने को ना था। बस हड़बड़ाते हुए उसने जल्दी से अलमारी से अपने नावल समेटे, नजरें झुकाई और फुर्ती से कमरे से बाहर निकल गई। शहीर अपनी जगह खड़ा उसके जाते कदमों की चाप सुनता रहा। आंखों में सख्ती के साथ साथ एक अनजान सी बेचैनी भी उतर आई थी। शहीर कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ा और बैठ गया। विमल के लरसते हुए वजूद, उसकी आंखों के आंसू और झुके हुए रापे का ख्याल उसके जहन में गर्दिश करने लगा। वो तल्खी से मुस्कुराया और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई है और भी निखर गई है। मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। इसके होंठों पर हल्की सी मैनी फिर मुस्कुराहट आ गई। बेड पर लेटते ही उसने एक गहरी सांस ली, आंखें मूंदी और लम्हों में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। अगले दिन हवेली के सहन में सब लोग एक साथ बैठे गपशप कर रहे थे कि इतने में दूसरे गांव से उनके पास मेहमान आ गए। वो अपने बेटे की शादी की खुशखबरी देते और 2 दिन बाद होने वाली तकरीब में दावत देने आए थे। महफिल में हंसी खुशी की फिजा कायम थी। बातों ही बातों में उन मेहमानों में से एक खुश अखलाक आंटी की नज़र विमल पर पड़ी। वो मुस्कुराकर बोली, माशा अल्लाह, ये लड़की तो बहुत ही प्यारी है, बड़ी नेकसूरत और खूबसूरत लग रही है। विमल झिझकते हुए नजरें झुका गई, जबकि शहीर के होंठों पर हल्की सी दबी मुस्कुराहट आ गई। आंटी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सच बताऊं तो मेरा दिल चाह रहा है कि इसे अपनी बहू बना लो। ये सुनते ही शहीद ने फौरन सीधा होकर रोकदार आवाज में कहा, ओ आंटी, ये मेरी बीवी है, मेरी माँ की बहू ऑलरेडी है। ये शहीद की बात सुनते ही महफिल में एक लम्हे को मुकम्मल सुकूत छा गया। वो आंटी जो अभी तक बड़े जोश से बात कर रही थी, यकदम खामोश हो गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाने लगी। बाकी सब लोग भी मैनिखेज नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। विमल के गाल शर्म से दबक उठे। उसने नजरें मजीद झुका ली और जल्दी से अपना दुपट्टा संभालते हुए उठी और भागते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में दाखिल होकर उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को सबकी नजरें और शर्मिंदगी से बचा लिया हो। मगर शहीर के बोले गए अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। 2 दिन यूं ही गुजर गए।
आज सुबह सवेरे ही हवेली में खूब हलचल मची हुई थी। सब लोग दूसरे गांव शादी पर जाने की तैयारियों में मसरूफ थे। औरतें रंग बिरंगे जोड़े पहने जेवरात से सज रही थी। मर्द खुशबू लगाकर तैयार हो रहे थे, लेकिन विमल के लिए ये सब बस एक शोर की तरह था। उसके इम्तहानात चल रहे थे और कल उसका मैथ का मुश्किल पेपर था। उसने साफ इनकार कर दिया था कि वो शादी में नहीं जाएगी। विमल के कमरे में किताबें और नोट्स वगैरह बिखरे हुए थे। वो बार बार घड़ी देखकर उलझती और फिर सवाल हल करने बैठ जाती। हवेली के सहन में शोर शराबा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके जहन पर एक ही दबाव था, कल का पेपर। दूसरी तरफ शहीर भी थका हारा अपने कमरे में था। कई दिनों की ड्यूटी और सफर ने उसे निढाल कर दिया था। खानदान के सब अफराद के इसरार के बावजूद उसने भी जाने से माजरत कर ली। मैं घर पर ही आराम करूंगा। उसके कहने पर सब मान गए। यूं इत्तेफाक से आज हवेली में सिर्फ दो ही लोग रह गए थे, विमल और शहीर। पूरे घर की गहमागहमी अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। सब मेहमान शादी पर निकलने वाले थे। विमल दिल ही दिल में सोच रही थी, शुक्र है सुकून से पढ़ तो लूंगी। सब लोग दूसरे गांव के लिए रवाना हो गए। हवेली के दरवाजे बंद होते ही वो शोर हंगामा भी जैसे हवा में तहलील हो गया। अब सहन में सिर्फ सन्नाटा फैल गया। विमल किताबें लिए सहन में आई। विमल ने गहरी सांस लेकर किताबें दोबारा सामने रखी। अब सुकून है, अच्छे से पढ़ सकती हूँ, उसने खुद से कहा और सवालों पर झुक गई। लेकिन जाने क्यों आज दिमाग बार बार भटक रहा था। कभी कलम हाथ से छूट जाता, कभी घड़ी पर नजर जम जाती। उसे आज कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। शहीद भी अपने कमरे में था, आराम करने का इरादा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कई दिनों की थकन के बावजूद उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। विमल ने कई बार वही सवाल हल करने की कोशिश की, मगर हर बार अधूरा रह जाता। वो झुंझुलाकर बुड़बुड़ाई, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, और अनम ने कहा था कि ये लाजमी पेपर में आएगा। अब मैं क्या करूं? उसने माथे पर हाथ रखा और गहरी सोच में डूब गई। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों न शहीद से पूछ लूं। दिल ने लम्हा भर को झिझकाया, मगर अगले ही पल वो किताब उठाकर आहिस्ता आहिस्ता शहीद के कमरे की तरफ पढ़ने लगी। सन्नाटे में उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। विमल ने हल्के से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज न आने पर वो आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हो गई। शहीद सोफे पर नीम टेक लगाए मोबाइल में मसरूफ था। विमल एक लम्हे को रुकी, फिर हिम्मत करके चंद कदम आगे बढ़ी और किताब उसके सामने खोल दी। हल्की सी झिझक के साथ बोली, प्लीज मुझे ये सवाल समझा दें, बस सिर्फ एक। मैं बाबा से पूछ लेती, लेकिन घर पर कोई नहीं है। शहीद ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। विमल के चेहरे पर सजी बेबसी और घबराहट थी। वो मुस्कुराए बगैर न रह सका। मोबाइल एक तरफ रखकर सीधा हुआ और पुरसुकून लहजे में बोला, आओ बैठो, मैं समझा देता हूँ। विमल ने हिचकिचाते हुए सोफे के किनारे पर जगह बना ली और किताब उसके करीब रख दी। दिल की धड़कन बेकाबू सी थी, मगर आंखों में सिर्फ यही उम्मीद थी कि शायद अब वो मुश्किल सवाल आसान लगेगा। शहीद ने सब्र से सवाल समझाना शुरू किया। एक बार समझाया, फिर दूसरी बार, और फिर भी आसान अल्फाज में बताया, मगर विमल के माथे की शिकनें कम ना हुई। वो उलझी हुई नजरें किताब पर गाड़े बैठी थी। शहीद ने तीसरी बार समझाते हुए जरा सख्ती इख्तियार की और झुंझलाकर बोला, विमल तुम ध्यान क्यों नहीं दे रही? आखिर तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही? उसके लहजे की सख्ती ने विमल को चौंका दिया। बताओ मुझे, नावल में जब हीरो हीरोइन से नाराज होता है तो हीरोइन इसे कैसे मनाती है? शहीद ने भवें सुकेड़ कर सवाल किया। विमल की आंखों से आंसू बह निकले और उसने लड़खड़ते लबों से जवाब दिया, वो हीरो की गोद में बैठ जाती है और उसके गाल पर किस कर देती है। शहीद ने हैरत से उसे देखा और हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, ये तो बड़ी जल्दी याद है तुम्हें, और एक सवाल तुमसे समझा नहीं जा रहा। रुको, अभी चचा को बताता हूँ तुम्हारा हाल। ये सुनते ही विमल घबराकर फौरन बोल उठी, नहीं नहीं प्लीज पापा को मत बताएं, वो तो मुझे मार ही डालेंगे। थी जैसे वाकई डर गई थी। शहीद ने चंद लम्हे तक उसे गौर से देखा, फिर हल्की संजीदगी और शोखी मिलाकर बोला, ठीक है, मैं चचा को नहीं बताता, लेकिन उसके बदले में तुम भी मुझे वैसे ही मनाओगी जैसे हीरोइन हीरो को मनाती है। उसकी बात सुनकर विमल का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो हैरान होकर एकटक उसे देखती रह गई। आंखों में बेयकीनी और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे उसने ठीक से सुना ही ना हो। लब कपा गए। शहीद ने उसकी खामोशी देखकर
हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आती हो या मैं अभी फोन करूं चाचा को। ये सुनते ही विमल घबरा कर फौरन उठ खड़ी हुई, मगर अगले ही लम्हे शहीर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और वो संभलने से पहले उसकी गोद में आ बैठी। विमल का दिल धड़कने लगा, सांसें अटक सी गई। कुछ लम्हे वो यूं ही साकित रही, फिर आहिस्ता से झुककर शहीर के गाल पर किस करने लगी। विमल ने गाल पर किस देकर चेहरा ऊपर उठाया और संभलते हुए उठने ही लगी थी कि अचानक शहीर ने उसे कमर से पकड़कर मजीद करीब खींच लिया। उसके लबों पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभरी और वो धीमे लहजे में बोला, बस इतना ही करती है हीरोइन। विमल के गाल लाल हो गए, नजरें झुकाकर हल्की आवाज में बोली, नहीं, वो हीरो की गर्दन पर भी किस करती है। ये कहते हुए उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल आ रहा था, मगर फिर भी वो आस्तिकी से झुकी और शहीर की गर्दन पर नर्म बसें देने लगी। शहीर की सांसें एक पल को रुक सी गई और उसके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट गहरी होती गई। शहीर ने उसकी नरमी और झिझक को महसूस करते हुए एक लम्हे भी देर ना की, उसका चेहरा ऊपर उठाया और अपने लब उसके लबों पर रख दिए। विमल के हवास जैसे मुअत्तल हो गए, आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे पूरे कमरे में गूंज रही, और शहीर ने उसे बोलने का मौका ही ना दिया। वो लम्हा जैसे थमसा गया। शहीर ने चंद लम्हों बाद उसके लबों को अपने लबों से आजाद किया तो विमल की पलकें झुक गईं, गाल शर्म से सुर्ख हो चुके थे। हिचकिचाते लहजे में उसने आहिस्ता से कहा, आप तो बिल्कुल नावल के हीरो की तरह ही रोमांटिक हैं। शहीर की आंखों में शोखी और गहरी उभरी। वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ झुककर बोला, अभी तो रुखती होने दो, फिर पता चलेगा तुम्हें कि मैं क्या हूँ। विमल संभलने के लिए उठने लगी, मगर शहीर ने फौरन उसकी कमर थाम ली और नरमी से रोककर बोला, कहाँ जा रही हो, यहीं बैठो मेरी गोद में। और ये मत भूलो कि तुम मेरी बीवी हो, मुझे पूरा हक है तुमसे मोहब्बत करने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें अपने करीब रखने का। इसके लहजे में नरमी भी थी और मजबूती भी। विमल का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो नजरें झुकाए रस्ते लबों के साथ साकित बैठी रही। शहीर ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका और धीमे लहजे में बोला, अब तुम ऐसे ही पढ़ाई करोगी मेरी गोद में बैठकर मेरे पास। विमल ने किताब पर ध्यान देने की कोशिश शुरू कर दी, सवाल समझने लगी, मगर उसका रेशमी दुपट्टा बार उसके रेशमी बालों से फिसल कर चेहरे और किताब के बीच आ गिर रहा था। वो बार बार हाथ बढ़ाकर उसे दुरुस्त करने लगती, लेकिन फिर भी वो उलझता ही रहा। शहीर ने उसकी ये कशमकश देखी तो वह इख्तियार मुस्कुरा दिया। अगले ही लम्हे वो झुककर नरमी से उसने उसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया। विमल चौंकी और नजरें उठाकर उसे देखने लगी। शहीर ने गहरी निगाहों से उसे घूरते हुए धीमे मगर ठोस लहजे में कहा, अब ये तुम्हें तंग नहीं करेगा। काफी देर बाद विमल को सवाल समझ आ ही गया तो उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक हल्की सी झलक उभरी। शहीर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और शरारत भरे अंदाज में बोला, वैसे ये बताओ 2 सालों में क्या खाया, तुमने काफी हेल्दी हो गई हो तुम। विमल ने फौरन मुंह बनाकर हल्की सी नाराजगी से कहा, मैं मोटी नहीं हुई, बस कुछ वजह से फूल गई हूँ और मुझे पता है आपको हेल्दी लड़कियां पसंद नहीं है। ये कहकर वो होंठ फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी जैसे वाकई रूठ गई हो। शहीर ने विमल का मुंह नरमी से अपनी तरफ मोड़ा, उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे लहजे में बोला, ये किसने कह दिया तुम्हें कि मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं। विमल नजरें चुरा कर कुछ बोलने ही लगी थी कि शहीर झुककर उसकी गर्दन पर हल्की सी नरमी और शिद्दत के साथ बोसे देने लगा। विमल के बदन में लुरझुरी सी दौड़ गई, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो बेसाख्ता आंखें बंद करके कांपती सांसों के साथ साकित बैठी रही, जैसे हरकत की हिम्मत ही ना हो। शहीर की सांसों की गर्मी उसकी दिल को छू रही थी। शहीर ने गर्दन पर बोसों की लड़ी तोड़ी और विमल के कान के करीब झुककर धीमी मगर शक्ति भरी आवाज में कहा, बेवकूफ समझी। विमल ने सांस रोकते हुए हल्का सा सर हिलाया, मगर अगले ही लम्हे मौका देकर फौरन उसकी गोद से उठ खड़ी हुई, किताब संभाली और घबराहट के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शहीर ने उसे जाते हुए खामोशी से देखा, लबों पर एक मध्यम मुस्कुराहट खेल रही थी, जबकि विमल दिल थामे अपने कमरे की तरफ भागी जा रही थी। रात तक घर के लोग शादी से वापस आ गए थे। हवेली में फिर से हलचल और रौनक फैल गई थी। सुबह सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे। विमल जल्दी जल्दी नाश्ता करके किताबें समेटने लगी। आज उसका पेपर था और वो निकलने ही वाली थी कि शहीर ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, वैसे भी मुझे भी एक काम से जाना है। विमल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, पल भर को सोच में पड़ गई, मगर फिर खामोशी से सर हिला दिया। शहीर ने गाड़ी रोकी और विमल को यूनिवर्सिटी के गेट पर उतारा। जाते हुए पुरसुकून मगर हाकिमाना अंदाज में बोला, मैं आ जाऊंगा पेपर खत्म होते ही और वापस भी तुम मेरे साथ ही जाओगी। विमल ने
उसकी बात सुनी तो हल्की सी मुस्कुराहट लबों पे आई। नजरें झुकाकर आहिस्ता से सर हिलाया और अंदर की तरफ बढ़ गई। शहीर उसे देखता रहा, फिर धीरे से गाड़ी मोड़कर आगे बढ़ गया। पेपर खत्म होते ही विमल यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंची तो शहीद पहले ही वहां मौजूद था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो विमल खामोशी से अंदर बैठ गई। दोनों के दरमियान हल्की सी खामोशी छाई रही, मगर माहौल में एक अजीब सा सुकून भी था। शहीद ने गाड़ी आगे बढ़ाई और वो दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए शहीद ने एक नजर विमल की तरफ डाली और मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोला, रात को नींद आ गई थी? विमल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और नर्म लहजे में जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं आएगी? शहीद ने हल्की सी शरारत से कहा, पता नहीं, मुझे लगा तुम सोच रही होगी कि तुम्हें इतना रोमांटिक शोहर मिला है। ये सुनकर विमल के गाल फौरन लाल हो गए और उसने नजरें झुकाकर खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। घर के करीबी रास्ते में अचानक दो गाड़ियां आकर उनके सामने रुक गईं। चंद नकाबपोश निकले और सीधी उनकी तरफ फायरिंग शुरू कर दी। लम्हों में मंजर खौफनाक हो गया। शहीद ने फौरन कमर से पिस्टल निकाली और बिजली की सी तेजी से निशाना लेकर एक एक करके सबको गोलियों का निशाना बना डाला। चंद ही लम्हों में सड़क पर सुकून सा छा गया। विमल घबराहट में कांपती हुई गाड़ी से बाहर निकली। उसका चेहरा खौफ से ज्यादा था। शहीद तेजी से उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आर्मी ऑफिसर की बीवी हो तुम, इतनी सी गोलियां देकर डर गई हो? इसके लहजे में नरमी भी थी और फख्र भरा एतमाद भी। वो दोनों गाड़ी में बैठकर घर वापस आ गए। विमल अभी भी संभली ना थी, मगर शहीद की मौजूदगी उसे थोड़ा सहारा दे रही थी। शाम ढलते ही फोन की घंटी बजी। ये कॉल आर्मी ऑफिस से थी। दूसरी तरफ से हुक्म मिला कि शहीद को फौरन वापस आना होगा। उसने फोन रखते ही सब घर वालों को जमा किया और पुरसुकून लहजे में बोला, मुझे वापस जाना है, ऑफिस से कॉल आई है। बानो बेगम की आंखों में तशवीश उतर आई और वो करीब आकर बोली, बेटा कब आओगे वापस? शहीद लम्हा भर को खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, कुछ पता नहीं अम्मी। ये सुनकर सबके दिल डूब गए। बानो बेगम की आंखों में नमी तैरने लगी। विमल ने नजरें झुका ली और दिल के अंदर एक अनजाना सा खौफ सर उठाने लगा। शहीद ने सबको हौसला देने के लिए मुस्कुराहट ओढ़ ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि तैयारी कर सके। विमल आहिस्ता कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुई। शहीद अपना बैग तैयार कर रहा था कि अचानक उसकी नजर विमल पर पड़ी। वो हाथ में उसकी साफ सुथरी शर्ट लिए खड़ी थी। विमल ने धीरे से आगे बढ़कर शर्ट मेज पर रखी, लेकिन इससे पहले ही शहीद ने उसका नाजुक हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। विमल चौंककर उसकी बाहों में सिमट गई। शहीद झुककर उसके कान के करीब आया और मध्यम लहजे में बोला, अब कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा बोल्ड रोमांस, फिर देखना हम भी ट्राई करेंगे। विमल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके गाल फौरन शर्म से सुर्ख हो गए और उसने नजरें झुका ली। शहीद ने मुस्कुराकर उसकी झिझक को महसूस किया और आहिस्ता से उसके बालों पर हाथ फेरा। शहीद बैग उठाए नीचे आया तो सब घर वाले उसके इंतजार में मौजूद थे। उसने बारी बारी सबसे मिलकर दुआएं ली और मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। गाड़ी दूर तक जाती रही और विमल की नजरें दरवाजे पर जमी रहीं। उसकी आंखों में खौफ और आवाज में लर्जिश। जुदाई का बोझ दिल पर बैठ गया था। उसे गए हुए 2 दिन हो गए थे। विमल हर वक्त उदास और खामोश रहने लगी थी। दिल में एक अनजानी खलिश जाग उठी थी, क्योंकि उन चंद दिनों में ही शहीद के साथ उसकी इतनी यादें जुड़ गई थी कि जुदाई बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा था। कभी वो शहीद की बातें याद करके मुस्कुरा देती और अगले ही लम्हे आंखों में नमी तैरने लगती। घर वालों ने भी विमल की बदलती कैफियत महसूस की, मगर वो किसी से कुछ न कह पाती। दिल बस यही चाहता कि वक्त पलट जाए और जहीर फिर से उसके सामने आ खड़ा हो। एक रात विमल तन्हाई में उदासी कम करने के लिए शहीर के कमरे में आ गई। हाथ में अपने नावल थामे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए बेड पर लेट गई। किताब की सतरों में खोई खोई सी वो जाने कब नींद की आगोश में चलेगी। दूसरी तरफ शहीर, जिसने किसी को कुछ बताए बगैर अचानक घर वापसी का फैसला किया था, रात की तारीकी में खामोशी से हवेली में दाखिल हुआ। वो नहीं चाहता था कि सबको जगाकर शोर मचाए, इसलिए आहिस्ता कदमों से सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में धीरे से दाखिल होते ही शहीद की नजर बेड पर पड़ी, जहाँ विमल दुनिया माफिया से बेखबर गहरी नींद सो रही थी। वो आहिस्ता से उसके करीब आया और उसके चेहरे पर बिखरे बाल नरमी से हटाने लगा। विमल की सांसें पुरसुकून थी, वो ख्वाबों की वादी में खोई हुई थी। लेकिन जैसे ही शहीद ने अपना हाथ हटाना चाहा, विमल ने नींद में फौरन ही उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। लबों पर बेसाख्ता अल्फाज लग गए, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारे लफ्ज की। वो नीम ख्वाबीदा हालत में ये सब कह रही थी और शहीद उसके लबों से निकलते ही हर लफ्ज पर
ठिठक सा गया। उसके दिल में अजीब सी गर्मी और सुकून उतर आया, निगाहों में नरमी और मोहब्बत उतर आई। शहीद ने विमल के अल्फाज सुनकर दिल ही दिल में गहरा सांस लिया, फिर धीरे से दोबारा उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके माथे पर बोसा दिया। मदन लहजे में मोहब्बत भरी सरगोशी की, मैं यहीं हूँ विमल मेरी जान, मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर उसने बेहद नरमी और चाहत के साथ उसके चेहरे पर जगह जगह बोसे देना शुरू कर दिए। विमल नींद में पुरसुकून भरी मुस्कुराहट ले आई, जैसे उसके लम्स ने ख्वाबों की हकीकत की खुशबू से भर दिया। शहीद आखिरकार उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगा लिया, जैसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाने का अहद कर रहा हो। शहीद ने विमल को सुकून से अपनी बाहों में सुलाते हुए आस्तीकी से बेड पर लिटाया, फिर धीरे से उसके माथे पर आखिरी बोसा दिया देकर खुद कमरे के फर्श पर जा बैठा और धक्कन से वहीं सो गया। कमरा पुरसुकून खामोशी में डूब गया। सुबह के तकरीबन 8 बज रहे थे। विमल की आंख खुली, वो आहिस्ता से उठकर बैठी तो नजर सामने काउच पर जा ठहरी, जहाँ शहीद गहरी नींद में सो रहा था। विमल की आंखें हैरत से ठहर गईं, दिल में धड़कन तेज हो गई और वो खुद से सरगोशी से करने लगी, मतलब रात ख्वाब नहीं हकीकत थी, मतलब मैं सच में शहीद की बाहों में थी। फिर सोते ही उसके गाल शर्म से सुर्ख हो गए और वो नजरें झुकाकर धीरे से मुस्कुरा दी। विमल मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई और अपनी मामूल की मसरूफियात में लग गई। कुछ देर बाद सब घर वाले नाश्ते की मेज पर जमा थे। अचानक सीढ़ियों से उतरते हुए शहीद को देखकर सब चौंक उठे। हैरत और खुशी मिली जुली कैफियत में बानो बेगम फौरन बोली, बेटा तुम कब आए, हमें क्यों नहीं बताया। शहीद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं रात को आया था, काफी देर हो गई थी, मैंने सोचा आप सब को नींद में जगाना मुनासिब नहीं, बस चाहा कि सुबह आप सबको सरप्राइज दूं। ये सुनते ही सबके चेहरों पर खुशी छा गई। सब इससे मिले जुले दुआएं दी और हवेली का माहौल खुशियों से भर गया। सब लोग नाश्ते में मसरूफ थे कि अचानक शहीद ने संजीदगी मगर नरमी से सब की तरफ देखते हुए कहा, मैं एक अहम बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द मेरी और विमल की रुखसती हो जाए। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बानो बेगम ने हैरत से पूछा, बेटा इतनी जल्दी क्यों। शहीद ने गहरा सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी मुझे अभी कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, पता नहीं फिर कब मौका मिले, ड्यूटी के साथ कुछ यकीन नहीं होता, इसलिए मैं चाहता हूँ ये खुशी के लम्हे आप सब के साथ मुकम्मल हो जाएं। ये सुनकर सब घर वाले एक दूसरे को देखने लगे और फिर उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। 2 दिन बाद उनकी रिश्ते की तारीख तय कर दी गई। पूरा घर खुशी और तैयारियों में डूब गया। हर तरफ गहमा गहमी थी। विमल की सहेलियां और कजिन्स भी सारा दिन उसके गिर्द रहती, कभी उसे तैयार करवाती तो कभी हंसी मजाक करती। यूं ही ये 2 दिन हंसी खुशी में गुजरे। आज वो दिन था जिसका सबको इंतजार था, विमल की रुखसती का। उसने मैरून रंग का निहायत खूबसूरत शरारा पहना हुआ था। उसके जेवरात की चमक और शर्माई सूरत उसे दुल्हन की तरह और भी दिलकश बना रही थी। कजिन्स भी पूरी तैयारी से सजी संवरी फिरती रहीं। दिन तकरीबन सब रस्मों और मसरूफियात में गुजर गया। रात ढलते ही शहीद अपने कमरे में आया। जैसे ही उसकी नज़र बेड पर बैठी दुल्हन में बनी जीमल पर पड़ी, वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जीमल नजरें झुकाए शर्म से सिमटी बैठी थी और शहीद के चेहरे पर इत्मीनान भरी खुशी फैल गई। शहीद आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ बेड के करीब आया और जीमल के बिल्कुल सामने बैठ गया। जीमल की पलकें झुकी हुई थी और दिल की धड़कन बेकाबू थी। शहीद ने नरमी मगर एतमाद से उसका घूंघट ऊपर किया और फिर एक झटके में उसका दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख दिया। जीमल की सांसें रुक गई, नजरें और भी झुक गईं। शहीद ने उसके करीब झुकते हुए गहरी निगाहों से उसे देखा और भारी लहजे में बोला, मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं शरीफ बनकर तुमसे इजाजत लूंगा या तुम्हें छूने से पहले तुमसे पूछूंगा। इसकी आवाज में संजीदगी और ख्वाहिश की शिद्दत यकजा थी, जिस पर विमल के गाल शर्म से मजीद सुर्ख हो गए और वो लब काट कर खामोशी से सिमट गई। शहीद ने विमल की तरफ झुकते हुए निहायत सुकून और नरमी से उसके कानों की बालियां उतार दी। जैसे ही उसकी उंगलियां और उसके नर्म कान को छुई, विमल के सारे वजूद में सनसनी दौड़ गई। वो पलकें झुकाए लब काट कर खामोशी से उसके लम्स को महसूस करती रही। शहीद ने झुककर उसके कान के करीब सरगोशी की, ये ज़ेवरात तुम पर खूबसूरत लग रहे हैं, मगर मेरे लफ्ज़ के आगे इनकी कोई कीमत नहीं। विमल के दिल की धड़कन और तेज हो गई, उसके गाल सुर्खी से भर गए। फिर शहीद ने उसकी गर्दन से भारी हार आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू किया। इस दौरान उसकी उंगलियां बार बार विमल की नाजुक गर्दन से छू जाती, जैसे वो जेवर नहीं बल्कि उसकी रूह तक अपने लफ्ज़ में कैद कर रहा हो। विमल हल्की सी लड़क गई और उसके हाथ अपनी गोद में सिमटकर मुट्ठियों में बंद हो गए।
शहीद ने मुस्कुराते हुए गर्दन पर झुककर धीरे से बोसा दिया, जैसे ज़बर के निशान को अपने लम्स की मोर से बदल रहा हो। उसके बाद उसने विमल की कलाइयों से कंगन उतारने शुरू किए। जैसे ही कंगन खनकते हुए गिरे, शहीद ने उसके नर्म हाथों को दोनों हथेली में लेकर देर तक थामे रखा और फिर एक एक उंगली पर अपने होठ रखता गया। विमल ने शर्म से आंखें मजीद झुका ली, मगर दिल की धड़कन उसके कानों तक सुनाई दे रही थी। शहीद ने उसके माथे से टिक्का हटाया तो वहां अपने लबों का लम्स छोड़ दिया, फिर नाक के नथ से छोटा सा जेवर अलग किया और विमल की सांसें बेकाबू हो गईं। शहीद ने लम्हा भर को उसे देखा, फिर गहरी सरगोशी में कहा, अब ये सब जेवरात नहीं, तुम्हारी असल जीनत सिर्फ मेरी मोहब्बत है विमल। शहीद ने धीरे से विमल की पीठ की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी चोली की डोरी खोल दी। विमल के वजूद में एक लर्जा सा डोल गया, उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी और पलकें मजीद झुक गईं। शहीद ने जैसे ही वो बंधन खोला तो अपनी चाहत की शिद्दत में उसकी नाजुक पुष्ट पर अपने लग रखे बोसों की एक लड़ी छोड़ते हुए उसे अपनी कुर्बत की मोहर दे दी। विमल ने हल्की सी सिसकी दुआई और दोनों हाथ बेख्तियार अपनी गोद में सख्ती से भींच लिए। शहीद लम्हा भर रुका, उसकी सांस विमल के कान के करीब टकराई और मदन लहजे में बोला, तुम्हारी ये झिझक मुझे मजीद दीवाना बना रही है विमल। फिर वो एकदम उठा और अलमारी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हे बाद उसके हाथ में निहायत नाजुक बारीक सा लिबास था, जो रोशनी में सितारों की तरह झिलमिला रहा था। वो आहिस्ता कदमों से वापस आकर विमल के करीब बैठ गया। विमल की पलकें अब फिर भी झुकी हुई थी। शहीद ने उसके बालों पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो लिबास उसकी तरफ बढ़ाया और भारी लहजे में बोला, ये पहन कर आओ, मैं तुम्हें इस रूप में देखना चाहता हूँ, सिर्फ अपने लिए। विमल के दिल की धड़कन तेज से तेतर हो गई। उसने कपड़े थामने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी लड़ती उंगलियों को देखकर शहीद के होंठों पर फिर से एक मध्यम चाहत उभरी, मुस्कुराहट उभरी। विमल ने वो नाजुक लिबास पहनकर बाथरूम से बाहर कदम रखा, मगर शर्म की वजह से अपने दुपट्टे को अपने गिर्द ओढ़े रखा। शहीद उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया, उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर गहराई से देखने लगा और धीमे मगर गहरे लहजे में बोला, अब हम दोनों एक दूसरे के हैं और एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे।